देखो यार, अभी हमने क्या किया, हम जो सवाल कर रहे थे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, उसके अंदर मैंने कैश फ्लो जो थे मेरे पास आज के ईयर जीरो के, ईयर वन टू थ्री फोर फाइव जितने भी दिए होंगे सवाल में, उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे आके मैं निकालूंगा कि पे बैक पीरियड कितना है, मतलब मुझे कितने अरसे में पे होगा इन इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की डेफिनेशन क्या हुई, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की फिर डेफिनेशन क्या हुई, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन हुई कि पीरियड इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड इन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में देखना कि हमें कितने अरसे में अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। ठीक है, अब मैं वही, आगे मेरा वही सीन है कि मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं और मैं अब अमाउंट टू बी रिकवर्ड निकालूंगा, अमाउंट टू बी रिकवर्ड निकालता जाऊंगा और देख लूंगा मेरा कितना रह गया, कितना पेबैक पीरियड है। पहले साल तो भाई 1 लाख में से सारा का सारा अमाउंट टू बी रिकवर्ड है। अब 1 लाख में से मुझे 27272 रिसीव हुआ, 1 लाख में से मुझे 27272 रिसीव हुआ, में से 27272 रिसीव हुआ, सेवन टू सेवन सेवन टू एट सेवन टू एट ये मुझे 1 लाख में से रिसीव हुआ था। अब अगले साल मुझे 72728 में से 4133322 हो गया रिसीव, क्या आएगा आंसर? 31406। 31406। जी सर। 31406 में से मुझे 30053 रिसीव होगा। 1353। 135। 1353। अच्छा 1353। अब ये है कि मुझे 1353 रिसीव होना है, लेकिन मुझे कितना रिसीव हो गया अगले साल? 40981। कितने साल पूरे हैं ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ईयर थ्री पूरे हैं, यानी कि पेबैक पीरियड 3 साल तो पूरा का पूरा है, 3 इयर्स तो है। लेकिन प्लस मैं क्या करूंगा, आगे फॉर्मूला लगाऊंगा कि अमाउंट टू बी रिकवर डिवाइड बाय अगले साल का कैश फ्लो। तो 1353 डिवाइडेड बाय 40981। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इयर्स। आगे पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है निकालो जरा। 0.033, यानी कि मेरे पास आएगा 3.033 ईयर्स। 3.033 ईयर्स। 3.033 ईयर्स का मतलब ये है कि 3 साल तो पूरे हैं, लेकिन उससे आगे 0.00033। और अगर मैं मंथ्स में निकालूं तो मंथ्स के लिए मैंने क्या करना है यहाँ पे कि 3 इयर्स प्लस 0.033 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 के साथ। ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल है ये एक महीना भी पूरा नहीं बनेगा, मतलब कि जीरो सर हाँ, एक महीना भी पूरा नहीं सर है। नहीं बन जीरो रहा। पॉइंट थ्री नाइन हाँ सिक्स 396 0.396, बन रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 इयर्स और अगले मंथ महीने तो में ही पूरे हो गए। मंथ है ही नहीं, मंथ है ही नहीं, मंथ मंथ की जगह क्या आ रहा है, 0.396 मंथ, यानी कुछ दिन बन रहे होंगे 3 साल से ऊपर। ठीक है, लेकिन वो ऐसे सवाल इस तरह, सर, आंसर इस तरह है। जी जी। ऐसा तो अगर आ जाए तो फिर मतलब एमसीक्यूज आ जाए ना। तो हाँ फिर अगर वो कहे कि हमें मंथ में बताएं, तो हम क्या, ऐसे तो आ ही नहीं रहा जैसे ये कैटास्ट्रोफिक जो आ रहा है आंसर आ तो नहीं रहा। ये तो आ रहा है ना, 0.396 मंथ बस। मतलब ये तकरीबन आपके मतलब कितने दिन बन रहे ये हैं? ठीक है। अगर आपको दिन भी निकालने हैं तो दिन भी निकल सकते हैं, पता है किस तरह? 0.396 को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ तो 11-12 दिन बन रहे हैं। लेकिन वो हाँ आता नहीं, दिन दिन तक नहीं आता, महीने तक ही आता है वो। ये तो मैंने सवाल खुद बनाया था ना, तो इस वजह से इस तरह डिजाइन हो गया, लेकिन आता नहीं है। ठीक है ना? तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आगे पे बैक पीरियड आपने 3 साल को 1 महीना लगा लो, चलो ऑलमोस्ट लगा लो 1 महीना, 3 साल 1 महीना आपका पे बैक पीरियड आ गया। लेकिन जस्ट मैंने क्या किया है इसमें, एक फर्क क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद सवाल किया है, उससे पहले नहीं किया। अगर पहले करता हूँ तो सिंपल, पहले किया तो ये देखो डायरेक्टली कर दूं तो सिंपल पे बैक पीरियड है, अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके करूँ तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। यहाँ तक अगर सर क्लियर है। ये जो
सर ये जो अमाउंट टू बी रिकवर है, ये और जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू ये हमने पे किए, या जो, मुझे समझ नहीं आ रही है वाली टर्म। पे नहीं की, ये अमाउंट पे नहीं होती, ये अमाउंट पेड नहीं है, ये अमाउंट मिलती है। आपने वो पहला लेक्चर देखा हुआ सिंपल पे बैक पीरियड, ये देखना है भी। नहीं वो मैंने नहीं देखा, हाँ हाँ, मैंने वो आप क्लास नहीं ली उसके थी। अंदर मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है। असल में ये क्या होता है कि 1 लाख रुपया आपने आज इन्वेस्ट किया है और अगले साल आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ये वो मैंने उसमें सारी डिटेल बताई हुई है कि यार उसमें मैंने बेसिक स्टार्ट किया था ना, वो मैंने लेक्चर सेंड कर दिया हुआ है, आप लेक्चर एक बार देख लेना। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सिम मैच मतलब वो समझ आ गया तो समझो, बस इसमें एक ही फर्क है, वो प्रेजेंट वैल्यू वाला वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है। सर रात को नहीं आया था, मैंने चेक किया था, मैं दोबारा चेक कर रही थी। जो पहला पार्ट था वो नहीं आया, पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पहला वाला परसों नहीं ही मिला। सर, मैं एक वो दूसरा वाला आया था, प्रोसेस अकाउंट वाले लेक्चर आया है। मैं आज देख लेता हूँ, मैं आज देख लेता हूँ और मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो एक मरतबा ठीक, देख लेना। आपको अभी तक सिर्फ ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझो, जो बाकी पे बैक पीरियड है पहले बेसिक देखना, फिर ये समझ आएगी। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। तो मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब देखो यार, यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि पे बैक पीरियड को इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ये लिखी हुई हैं। अगर आप कभी पे बैक पीरियड निकालो ना सिंपल तरीके से, और उसी सवाल को पे बैक पीरियड निकालो डिस्काउंटेड तरीके से, एक सवाल को आप पे बैक पीरियड निकालो सिंपल तरीके से और उसी सवाल को आप पे बैक पीरियड निकालो डिस्काउंटेड तरीके से, हमेशा सिंपल पे बैक पीरियड कम आएगा, हमेशा। ये रूल है। रूल पता क्यों है? ये अभी अभी हमने सवाल किया है, ऊपर क्या आ रहा था पे बैक पीरियड सिंपल में 2.5 ईयर्स, और अभी क्या आ रहा है 3 ईयर्स, तकरीबन 3 ईयर्स। ठीक है, तो 2.5 ईयर्स और सवाल सेम था। इसकी रीजन ये है कि हमारे जो वो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में कम हो जाते हैं। जब कम होते हैं तो अमाउंट टू बी रिकवर्ड फिर वो चलती रहती है, ज्यादा देर के लिए चलती रहती है। तो सिंपल पे बैक पीरियड हमेशा कम आएगा, ये रूल है, ये थ्योरेटिकली पूछ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात गौर से सुनना, अगर रेट ज्यादा हो जाए, अभी तो मैंने रेट क्या लिया था अपने सवाल में ऊपर 10%, अगर रेट ज्यादा हो जाए ना, तो यकीन करो जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है ये मजीद ज्यादा हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अभी तो 10% यूज किया था तो कितना साल आ रहे थे, 3 साल आ रहे थे। इसी सवाल में अगर मैं ये रेट की जगह 12% यूज कर लेता ना, ये 3 साल से भी ऊपर आती बात, मतलब इससे ज्यादा आता। और अगर रेट जितना कम होगा उतना कम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा। ठीक है। अगर किसी को नहीं वो तसल्ली हो रही तो वो कैलकुलेट करके जाए एक मरतबा, इसी सवाल को 15% के मुताबिक करके देख ले। सर ये जरा दोबारा बताइए जो भी आपने कहा है। दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते हुए रेट की बात की थी ना, रेट 10% रखा था ना, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए ये देखो 10%, ये 0.1। अब इसकी जगह 10% की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 12%, अगर मैं 12% यूज करता, तो अगर मैं 12% यूज करूंगा ना, तो मेरा ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है ना, ये 3 साल, ये इससे भी ज्यादा आएगा। यानी रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी ज्यादा शो होगा। ठीक है, ये मैंने बताया। और रेट कम होगा तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कम होगा। दूसरी बात, और अगर रेट ज्यादा हो या कम हो लेकिन सिंपल पे बैक पीरियड पे, जिसको हम नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बताता हूँ अभी। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आओ जा, सिंपल पे बैक पीरियड के सवाल में आओ, ये जो मैंने अभी करवाया ये वाला, यहाँ पे कहीं आर यूज किया है, यहाँ पे मैंने कहीं बोला आर इज इक्वल टू 10% या ये परसेंट। तो रेट चाहे 10% है, चाहे 12% है, चाहे 14 है, चाहे 100 है, चाहे 200 है, चाहे जो भी रेट है, यहाँ पे तो अंदर यूज ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या फर्क पड़ना है? ये ना ज्यादा होगा ना कम होगा, रेट से इसको नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, रेट से जिसको फर्क फर्क पड़ेगा वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, कि अगर रेट ज्यादा हो जाएगा तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा, रेट कम होगा तो ये कम हो जाएगा। और बात रह गई पे बैक पीरियड से रिलेटेड, तो सिंपल पे बैक पीरियड हमेशा कम होगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से। ये 3 पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकली वो पूछते हैं क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हमारा कॉन्सेप्ट, अब हम स्टार्ट करने लगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, वो किस लिहाज से मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर। मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर दूसरा जो मेथड था उसका नाम था नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसको प्यार से बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या? असल में ये भी एक ना टेक्निक है
जिसकी बेस पे ना आप मतलब वो कर सकते हो, डिसाइड कर सकते एन्युटी परपेचुइटी पढ़ा दी है, हो जी। एन्युटी परपेचुइटी पढ़ा दी है। नहीं नहीं, वो तो उसके बाद आना है, उसके बाद आना है, ठीक है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू ना, ये भी एक टेक्निक है जो बताता है कि यार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिंपल पेबैक पीरियड जो है ना, सिंपल पेबैक जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इसके अंदर एडवांटेजेस सारे वही हैं जो मैंने सिंपल पेबैक पीरियड में लिखवाए थे। ये देखो यहाँ पे आओ, ये एडवांटेजेस है। easy to calculate, quick to understand, used as screening tool, helps in liquidity problem। और डिसएडवांटेज ये है, इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड। लेकिन ये जो ये डिसएडवांटेज है ना, ये वाला, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये ओनली सिंपल का ही है, क्योंकि वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, दूसरा पेबैक पीरियड। ये सिंपल पेबैक पीरियड है जो पहले वाला करवाया था। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है कि अगर आपका टारगेट है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो मैंने उस दिन बताया था ना, कि अगर आपका टारगेट है कि यार जो प्रोजेक्ट आपको 4 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी दे देते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपको 4 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी करके दे देते हैं, ठीक है, तो और टारगेट है ये आपका, और आप जाते हो प्रोजेक्ट देखते हो और प्रोजेक्ट आपको 5 साल में पूरी करके दे रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। आप कहोगे यार मुझे वो इन्वेस्टमेंट में, वो अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है जहां पे मेरी अमाउंट है वो मुझे 5 साल 4 साल के अंदर मिल जाए। लेकिन प्रोजेक्ट अगर 5 साल दे रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। और दूसरी साइड पे एक और प्रोजेक्ट है, आपका तो टारगेट था 4 साल का, कि 4 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए। आपको एक प्रोजेक्ट नजर आया जो आपको 3.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी कर देगा, तो ऑब्वियसली बात है आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। सेम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए भी यही क्राइटेरिया, सेम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए भी यही क्राइटेरिया। और जिसने क्या कहते हैं सिंपल पेबैक पीरियड के लेक्चर्स छोड़े हुए हैं, वो जरूर वो करे, ताकि इसको ये क्लियर हो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, वो जो ऊपर हमने मेथड्स पढ़े हैं पेबैक पीरियड, वो मेथड्स कौन कौन से हैं, वो मेथड्स यही मेथड्स क्या करते हैं, मेथड्स यही कर रहे हैं ना, कि आपको बता रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेम इज द केस विद नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये भी यही बताता है कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, टेक्निक लगाने का तरीका और है, इसमें टेक्निक वैसे नहीं लगनी कि इतना रिकवर हो गया, इतने रिकवर नहीं, ये कोई और तरीका है। इसमें क्या तरीका देखते हैं, इसमें ना फॉर्मूला है, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की मदद से आप ये बता सकते हो, फॉर्मूला लगा के आप ये बता सकते हो, अच्छा यार ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा। अगर नहीं बेहतर तो फारिग रिजेक्ट करो, बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सुनो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि तुम ना निकालो जो तुमने प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि तुमने जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है ना, उस प्रोजेक्ट को देखो, उसमें जितने भी इन्फ्लोस तुम्हें मिल रहे हैं, जितने भी दुनिया के अंदर तुम देख रहे हो, यार आज मैंने स्टार्ट किया और ये 10 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तुम देखो पूरे के पूरे 10 साल में तुम्हें इन्फ्लोस कितने आएंगे, मतलब तुम्हारी जेब में पैसा कितना आएगा उस प्रोजेक्ट से, और तुम्हारा पैसा लगेगा कितना। पहली बार इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, हो सकता है पहली बार इन्वेस्टमेंट करोगे तुम लोग, फिर ही तो तुम लोगों को प्रॉफिट आएगा। इस तरह तो नहीं है पहले आपको इनकम आने लग जाए, कहीं इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा ना। इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको भाई ने सिखा दी है कि प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकालनी है, कि अगर फ्यूचर वैल्यू तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला लगा दो, डिस्काउंटिंग आंसर आ जाएगा। दोनों के निकालो प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू जितने भी इनफ्लोज हैं, जितने भी पूरे प्रोजेक्ट के इनफ्लोज हैं, उसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आंसर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी मैं सिखाता हूँ कि किस तरह करना है, कैलकुलेशन में सिखाता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में सिखाता हूँ। अभी इसको इरेज करो, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब कि उसको एक्सेप्ट कब करोगे और रिजेक्ट कब करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करता हूं। अगर आपका एनपीवी का जो ये आंसर है, ये आपने निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये पॉजिटिव आ जाए, अगर आंसर आंसर आपका ना पॉजिटिव आ जाए, मतलब प्लस में आंसर आ जाए, ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे अगर ओनली एंड ओनली इफ यू गोट द आंसर इन पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो फिर आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, सही है। अच्छा, अब मैं आपको ना क्वेश्चन करवाने लगा हूं,
आपको मैं करवाने लगा हूँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन किस तरह करना है, हमने क्वेश्चन किस तरह करना है, ठीक है। कैलकुलेटर फिर से पकड़ लो, कैलकुलेटर फिर से पकड़ लो शिदा दो। अच्छा देखो यार, एक प्रोजेक्ट है जो कि 4 सालों का है, एक प्रोजेक्ट है जो कि 4 सालों का है। उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आज उसमें 1 लाख इन्वेस्ट करो। ईयर 1 में तुम लोग 30,000 कमाओगे, ईयर 2 में 50, ईयर 3 में 40 और ईयर 4 में 60,000। ये सारे कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। अब तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने क्या निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू जरूरी है। अब तुम लोगों को ये पता है कि ये तुम लोगों का आउटफ्लो है। ये जो ईयर 0 है ये हमेशा आउटफ्लो ही होता है। इसमें जब आपने पैसे दिए हैं तो आपकी जेब से निकले हैं पैसे, तो ये आउटफ्लो है। और ईयर 1 2 3 4 ये सारे इनफ्लो है। अब करने को तो मैं ये भी कर सकता था कि यार सारे के सारे इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर देता, तो मैं कहता ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो ये वाली टर्म्स है ना, ये चार, ये इनफ्लो, ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, देख रहे हो, बाद की वैल्यूज हैं। वो कह रहे हैं मुझे इनफ्लो, नो डाउट आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू में ही है। ये जो आउटफ्लो है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू में ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1 लाख ही है, ये देखो मैंने लिखा भी 1 लाख हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग इस इनफ्लो की बात करो, ये बोले इनफ्लो की बात करो, ये इनफ्लो का मसला, ये फ्यूचर वैल्यूज गिवन है। तो इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ईयर 0 का तो आपको मैंने ऊपर साबित किया था कि ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू सेम ही होती है, मतलब जो कैश फ्लो दिया हुआ है वही है। हाँ अगलों पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटू 1 प्लस रेट। हमारा क्या क्या है, रेट का यूज किया हुआ है यहाँ पे इसने, रेट दिखा नहीं हुआ। सर 10% यूज किया हुआ है इसने। 10%, हाँ 10%, 0.1 ही था। चलो 10% यूज किया हुआ है। रेस टू पावर -1, कैलकुलेटर खोल लो सारे। सर 27272। 27272। आगे क्या आ रहा है 50,000 का, सारे पिछले वाले ही हैं जो पहले लिखे थे, क्या बोल रहे हो। सारे लास्ट क्वेश्चंस वाले ही हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही, अब बोलो। मैंने कहा सारे लास्ट सर कह रहा है कि क्वेश्चन। पिछले वाले हैं सारे, जो हाँ पिछले पिछले हमने वाली किए ना, है। अभी सारे वैल्यूज निकाली अभी वही है। चलो वहीं से पकड़ लेते हैं फिर। टू सेवन टू वही से सेवन सारी वैल्यूज है, सेम टू सेम। 41322। 4132 322 थ्री टू, 27। उसके बाद फिर 3005340981। का सर आपका काम आसान कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने जितने भी इनफ्लोज है ना, इनफ्लोज हमेशा होते हैं फ्यूचर में। वो बताता, अगला बंदा आपको यही कहेगा ना फ्यूचर में आपको इतने पैसे मिलेंगे। हमें निकालनी थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकाल लिए, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। और ये तो आपको पता है आउटफ्लो तो होता है प्रेजेंट वैल्यू में, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस कर दो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के लिए आप सारे ऐड कर दो, इनको सारों को ऐड कर दो, तो ये आपके पास आएगा 9628। 139,628, ठीक है। अब एनपीवी क्या, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 139,628 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1 लाख। आंसर क्या आ गया, 39,628। एनपीवी आपकी क्या आ गई, 39,628। अब ये आंसर पॉजिटिव है। अगर कोई पूछे यार इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट को, तो आप इसको हमेशा ये एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। मुझे बताओ ये एनपीवी का जो जिस तरह मैंने फॉर्मूला लगाया और जिस तरह कैलकुलेशन किए, क्लियर हुआ है, क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। यस सर क्लियर। और अच्छा, अब एनपीवी से रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट्स वो क्या पूछता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है ना, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे आर को 10% कंसीडर किया है, ये रेट जितना ज्यादा होता चला जाएगा ना,
एनपीवी उतनी कम होती चली जाएगी। रेट जितना ज्यादा, एनपीवी उतनी कम। यानी कि अगर मैं 10% की जगह यहाँ यूज करता ना 12%, तो एनपीवी मेरे पास 39,628 से कम आती। ठीक है, रेट ज्यादा होता जाएगा तो एनपीवी कम होती चली जाएगी, और रेट अगर कम होता चला जाएगा तो एनपीवी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका एनपीवी का कॉन्सेप्ट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल एनपीवी का आंसर आ जाए पॉजिटिव तो आपने एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आए तो रिजेक्ट करना है। इससे अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर ना बातें जो है ना गौर से सुननी है, गौर से सुननी है, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर ना चीजें घुमाती हैं। लेकिन अगर गौर से सुन लोगे मेरी एक मरतबा में बात और समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम, लेकिन अगर नहीं तो ये समझोगे तो टॉपिक नए बच्चों को तंग करेगा। ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या सीन है यार इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। इसकी बेस पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को अप्रेस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हो उसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? असल में ना ये परसेंटेज है, ये एक परसेंटेज निकलती है जो बताती है सर अच्छा आईआरआर के बारे में मैं क्या बता रहा था कि ये एक परसेंटेज निकलती है। आईआरआर के बारे में मैं बता रहा था कि ये एक परसेंटेज निकलती है, और ये परसेंटेज बताती क्या है? ये परसेंटेज बताती क्या है? ये परसेंटेज है जो बताती है रिटर्न जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मैं इसको ना डिटेल में लेके जाता हूँ, इसको मैंने ना एक डिटेल में लेके जाना है, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक परसेंटेज है जो रिटर्न बताती है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसा रेट जो रिटर्न बताए। ठीक है, रिटर्न जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट बता देगी कितने परसेंट है, लेकिन लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो। ऐसा रेट जहां पे एनपीवी जो है ना प्रोजेक्ट की जीरो हो, ऐसा रेट जहां पे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो, जीरो। ठीक है, मैं जरा ना इसको एनपीवी से रिलेट कर करके चलाऊंगा ताकि एनपीवी तुम लोगों ने अभी सीखा है, तुम लोगों के जेहन में ताजा ताजा एनपीवी है तो उससे ज्यादा अच्छी तुम लोगों को समझ आ जाएगी। जरा एनपीवी के फॉर्मूला में आओ, मुझे तुम लोगों ने सिर्फ एक बात बतानी है, सिर्फ एक बात बताओ तुम लोग मुझे कि मैंने 10% यूज किया था तो एनपीवी कितनी आई थी, 39628। और मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी कि रेट में जितना ज्यादा करी जाऊंगा एनपीवी कम होती चली जाएगी। मुझे बताओ अगर मैं रेट को 10% से रेट को 15% पे ले जाऊं तो एनपीवी कम होगी ज्यादा होगी? अगर मैं रेट को 10% से 15% पे ले जाऊं तो एनपीवी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम सर होगी। जाहिर सी बात है कम होगी। कम तो होगी, एनपीवी ज्यादा जोहेब होगी। कम होगी, जोहेब ने बोला ऊपर जाएगी, लेकिन देखो अगर रेट ज्यादा होता है जोहेब, ये देखो रेट ज्यादा एनपीवी कम हो जाएगी। रेट जितना ज्यादा करी जाओगे एनपीवी उतनी कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो रेट ज्यादा तो एनपीवी कम। अच्छा कम हो गए फॉर एग्जाम्पल 15% पे ना, ये अभी अभी 10% पे कितनी है, एक ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है 10% पे ये है 39628। फॉर एग्जाम्पल 12% पे कम हुई, और मैं एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ, क्लियर एग्जैक्टली अमाउंट नहीं है, एक एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ। 12% पे ये पहुंच गई फॉर एग्जाम्पल 30,000, एक एग्जाम्पल के तौर पे। 14% पे ये पहुंच गई 15,000, एनपीवी की बात कर रहा हूँ, ये रेट है। अच्छा 15% पे ये पहुंच गई फॉर एग्जाम्पल 13,000, 18% पे ये पहुंच गई फॉर एग्जाम्पल 5,000, 10,000। 20% पे ये पहुंच गई फॉर एग्जाम्पल 3,000। जब मैंने 22 पे एनपीवी निकाली ना, जब मैंने 22 की रेट पे एनपीवी निकाली तो एनपीवी जीरो हो गई। देखो जब रेट बढ़ रहा है एनपीवी कम हो रही है, रेट बढ़ रहा है एनपीवी कम हो रही है, एक ऐसा लेवल भी तो आएगा ना जहां पे, ऐसा रेट भी तो आएगा जहां पे एनपीवी बिल्कुल जीरो हो गई होगी।
ऐसा रेट भी तो आएगा ना जहां पे एनपीवी टोटली जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी एनपीवी। रेट था 10% तो 39,000 पे बात थी, रेट ज्यादा करोगे तो एनपीवी कम होगी, ये रूल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वीआईपी, ठीक है। तो रेट ज्यादा एनपीवी कम, और रेट ज्यादा और एनपीवी कम, और रेट ज्यादा और एनपीवी कम, एक ऐसा रेट भी आता है जहां पे एनपीवी जीरो हो जाती है। और इस रेट को, जो जिस रेट पे एनपीवी जीरो हो जाए, इस आर को ही हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, थोड़ा सा एनपीवी कॉन्सेप्ट इस टाइप जीरो का है, दोबारा सुन लो। आईआरआर। अच्छा, क्या बोल रहे हो सुमित? अगर डेफिनेशन लिखवाए ना। हाँ, डेफिनेशन तो मैंने लिखी हुई है नीचे, मैं करवा देता हूँ, पहले दोबारा सुनो इस पॉइंट को, कि जिस तरह रेट ज्यादा कर रहा हूँ मैं, एनपीवी कम होती चली जा रही है, यहाँ से रेट ज्यादा, यहाँ से एनपीवी कम। एक ऐसा महसूस, एक ऐसा स्पेसिफिक रेट आता है जहाँ पे एनपीवी खुद ब खुद जीरो हो जाती है, उस रेट को ही आईआरआर कहा जाता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, आईआरआर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये ब्लैक कलर में, रेट, ऐसा रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो, ऐसा रेट जिसपे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जीरो हो जाए। ये डेफिनेशन जस्ट मुझे बताओ समझ आई है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने ये ऊपर बताया था ये समझ आया है? अभी ज्यादा डेप्थ में मैंने सब पढ़ाया नहीं है, जैसे ये बात बताई है, बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है ये वाला? अगर क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। अभी इसे आगे लेके चलता हूँ, आगे मतलब अगली बातें खोलता हूँ आपके सामने, पहले यहाँ तक बताओ कि ये पॉइंट टोटली क्लियर हुआ है? अच्छा, गुड है। मतलब कि रेट जब था 10%, गौर से सुनना, गौर से सुनना, रेट जब था 10% तो तकरीबन एनपीवी थी 39628, ऐसा ही था। रेट जब था 10% उस वक्त आपकी एनपीवी कितनी थी? एनपीवी थी आपकी 39628, और रेट जब 22% हुआ तो एनपीवी क्या हो गई? जीरो, ऐसे ही है ऊपर बताया। रेट जब 25% पे जाएगा तो एनपीवी नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव फॉर द नेगेटिव 5000। मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक बात बताओ जरा, छोटी सी एक बात बतानी है आप लोगों ने, छोटी सी एक बात बतानी है आप लोगों ने। नहीं, कशमाला, आईआरआर एंड पे जीरो होना मस्ट नहीं है, एंड पे जीरो होना मस्ट नहीं है, ये रेट एक रेट है जहां पे एनपीवी जीरो हो जाए बस, इससे रेट आगे भी जा सकता है और एनपीवी नेगेटिव में हो सकती है। अगर रेट उस जीरो से भी आगे चल जाए, जैसे रेट 22 से 25 पे चला गया है, उससे भी आगे चला गया, तो एनपीवी फिर नेगेटिव में आ जाती है। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर एनपीवी नेगेटिव होती है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो? अगर नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं सर, रिजेक्ट रिजेक्ट। करते हैं, रिजेक्ट। बाकी भी मुझे बताओ कि अगर एनपीवी नेगेटिव हो तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो? बाकी बताओ मुझे सारे। सर जब एनपीवी कम होगी तो फिर रेट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर अगर रेट ज्यादा होगा तो फिर शायद हमें रिजेक्ट करेंगे। हाँ, एनपीवी, बस एनपीवी की बेस पे मैंने पूछा कि एनपीवी की बेस पे, एनपीवी अगर नेगेटिव है तो वो तो पक्की बात है ना कि रिजेक्ट करोगे ना, ये तो पक्की बात है ना एनपीवी की बेस पे। अच्छा, अब एनपीवी की बेस पे रिजेक्ट करोगे तो इसका इसका मतलब कि अगर उस प्रोजेक्ट का रेट 25% है, ठीक है, 25% है जिसपे एनपीवी नेगेटिव है, आप रिजेक्ट कर दोगे। क्या आप चाहोगे कि यार रेट, जिस प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्ट करो, जिस प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्ट करो, वहां पे एनपीवी नेगेटिव? नहीं चाहोगे। अगर आप वो नहीं चाह रहे, इसका मतलब आप ये नहीं, उसका सेम मिरर इमेज में आप ये नहीं चाह रहे कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट जो है वो 22% से कम हो, जिसका रेट 22% से कम हो, क्योंकि रेट अगर 22% से कम होगा ना तो एनपीवी खुद बहुत पॉजिटिव में ही रहेगी। रेट अगर उस प्रोजेक्ट का, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है वो आपको 14% रेट दे रहा है, एक प्रोजेक्ट है जो आपको क्या रेट दे रहा है, 14%, तो आप कहोगे ठीक है, 22% पे जाके एनपीवी ने जीरो होना है, 22 से नीचे नीचे एनपीवी जो है वो पॉजिटिव ही है, मतलब 14% पे एनपीवी पॉजिटिव ही होगी। हाँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसके रेट है 23%, तो आप कहोगे कि यार 22 पे तो एनपीवी जीरो है, और 23 पे खुद ब खुद एनपीवी नेगेटिव पे चली जाएगी। 23 पे एनपीवी जब खुद ब खुद नेगेटिव पे चली जाएगी, 23 पे अगर नेगेटिव में चलेगी ना एनपीवी एक मरतबा, फिर तुम लोग कहोगे यार ये तो मेरे लिए फायदेमंद ही नहीं है, क्योंकि उल्टा मुझे, एनपीवी के होते हैं पैसे आ रहे होते हैं, असल में इनफ्लो आ रहा होता है, उल्टा तुम्हें पैसे देने पड़ जाएंगे, तो मसला हो जाएगा। तो 23 पे तो एनपीवी आ रही है तुम लोगों की नेगेटिव, वो तुम सर लोगों की, जीरो पे भी हम एक्सेप्ट करेंगे?
जीरो पे एक्सेप्ट नहीं करते, जीरो से कम पे एक्सेप्ट करते हैं। मैं अभी मैं बताता हूँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे करना है एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जीरो से कम और ज्यादा वाली बात देखो कि एनपीवी पॉजिटिव कब होगी, जब रेट जो है ना इस 22 से कम होगा, रेट 22 से कम होगा। रेट किससे कम होगा, रेट किससे कम होगा, 22 से। रेट कम होगा 22 से। और मुझे एक बात तो बताओ जरा, 22 क्या है? 22 के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था अभी। 22 क्या है? रेट है जो, इसको क्या बोलते हैं? टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम, बताओ? IRR। 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 उस्मान मैं आपको ना जो आप पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ वो जो पॉइंट आप पूछ रहे हो। यानी कि अगर आपका जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रेट कम है IRR से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपका रेट उस IRR से कम है, सवाल में IRR दिया होगा, ना दिया हुआ भाई आपको सिखाएगा किस तरह IRR निकालना है। सवाल में ये वाला रेट दिया होगा जिस प्रोजेक्ट का निकालना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको रेट दिया हुआ है और आपने IRR निकाला, रेट आपका उस प्रोजेक्ट का कम आ रहा है, उस प्रोजेक्ट का IRR ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये केस है जिसपे एनपीवी खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप, सर हाँ हाँ जी जी कुछ माना। सर ये R और IRR में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही रेट। हैं दोनों रेट, हैं दोनों रेट। IRR वो रेट है जिसपे एनपीवी जीरो हो जाती है, बस। IRR वो रेट है, अगर अगर आर देख रहे हो ना, आर पे पॉजिटिव एनपीवी है, आर पे नेगेटिव भी है। हाँ, एक ऐसा रेट आएगा ना बीच में जहाँ पे एनपीवी जीरो होगी, जैसे ये 22% पे जीरो है, तो इसको हम प्यार से साथ साथ IRR भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ ये यही रेट IRR हो सकता है जहाँ पे एनपीवी जीरो है, ठीक है। अच्छा, उस्मान ने पूछा कि एनपीवी जीरो का क्या मतलब हुआ, ठीक है। एनपीवी जीरो का मतलब ये हुआ कि एनपीवी देखो ना, उस्मान मैंने आपको बताया था कि एनपीवी का मतलब तो पता है ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी का तो आपको मतलब पता है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। वो तो एक अलग, बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब 10% पे जो आपने एनपीवी निकाली थी तो वो आपके पास आ रही थी 39628, ऐसा ही था। और मैंने आपको कहा कि जिस तरह रेट ज्यादा होता चला जाता है ना, उस तरह एनपीवी कम होती चली जाती है। रेट 10 से जब 12 पे जाएगा ना, एनपीवी थोड़ी कम होगी। रेट देखो यहाँ पे मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको, एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये टेबल है, ठीक है। ये जीरो रेट, ये एनपीवी का, ये एनपीवी ऊपर पॉजिटिव है, एनपी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये रेट की लाइन है। फॉर एग्जाम्पल 1%, 2%, ये परसेंटेजेस लिख रहा हूँ, 3 4 रेट लिख रहा हूँ, रेट, ठीक है ना, परसेंटेजेस। एनपी जब 1% था एनपीवी पॉजिटिव थी। अब गौर से सारे 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 बिल्कुल इस ग्राफ की तरफ आओ। ये पेपर में MA2 के फाइनल पेपर में ग्राफ बार बार आ चुका हुआ है, इसको मैं प्रॉपर्ली बाद में फिर बताऊंगा MCQ के लिए से, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए देखो। 1% था, एनपीवी ज्यादा थी, थोड़ा सा रेट मैंने ज्यादा कर दिया, 1 पे 2 कर दिया, 1 से 2 पे चला गया, एनपीवी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि रेट ज्यादा एनपीवी कम। मैं 2 से 3 पे चला गया, एनपीवी मजीद कम। 3 से 4 पे चला गया, एनपीवी मजीद कम। 4 से 5 पे चला गया, एनपीवी मजीद कम। अब देखो 5 पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 5 पॉइंट है, ये वाला 5 पे क्या हुआ कि रेट क्या हो गया, जीरो हो गया। 5% पे एन एनपीवी जो है वो जीरो हो गई है। तो 5% वैसे तो रेट ही है सिंपल, 1% भी रेट है, 2% भी रेट है, 3% भी, लेकिन 5% की ये खसूसियत है कि इस पे एनपीवी जीरो हो गई है। अब एनपीवी जहां जीरो हो जाती है, उस रेट को हम बोलते हैं कि ये IRR है, उस रेट को हम बोलते हैं IRR। मुझे बताओ क्लियर हुआ उस्मान और बाकी सबको? यहां तक जितना मैंने बताया क्लियर है? इनफ्लो माइनस यस सर। आउटफ्लो वैल्यू निकाली, एक मिनट जरा। उस्मान ने पूछा कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके वैल्यू निकाली जो एनपीवी की, उसका मकसद देखो, उसका क्या, वो एक अलग चीज है, वो तो एक अलग, वो तो एक वो देखो ना, मेरी बात सुनो। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको ये असल में IRR, अच्छा मैं समझ गया हूं आपका सवाल कि आप जा रहे हो कि फिर उसका क्या मकसद हुआ, अगर यही करना था, IRR ही करना था, उसका क्या मकसद हुआ। तो ये ना बेसिकली ना मुख्तलिफ थ्योरीज मुख्तलिफ टाइम पे आई हुई हैं। जैसे अब ये भी तो आप पूछ सकते हो कि जब अब्जॉर्प्शनल थी तो मार्जिनल क्यों आई। हम जब अब्जॉर्प्शनल, आप कहते हैं कि अब्जॉर्प्शनल में फुल कॉस्ट आती है, वहां पे फिक्स प्रोडक्शन को वो पीरियड मानते हैं, क्यों? वो किसी ने पहले एक थ्योरी दे दी,
किसी ने बाद में दे दी। हाँ, ये आईआरआर को लिंक कर दिया, किसी ने पहले एनपीवी दे दिया होगा, कोई अगला साइंटिस्ट वगैरह, कोई अगला अकाउंटिंग का कोई आया होगा, माहिर आया होगा, उसने कहा होगा यार पर इसकी बजाय इसको एक लेंगे। बात, इसमें साइंटिस्ट नहीं आए अकाउंटिंग में कोई भी, हाँ, साइंटिस्ट नहीं, किसी एक बंदे को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला इसमें। वो नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े फादर ऑफ अकाउंटिंग भी हैं, वो बड़े मशहूर मशहूर नाम में मेरे जेहन में नहीं है इस वक्त। वो एक है, एक फादर ऑफ अकाउंटिंग, उसने बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट दिया था। तो लोगों ने कोई ना कोई थ्योरी दी, आईएएस बोर्ड आया, आईएएस बोले तो एनपीवी कभी आई होगी, इन्होंने कहा होगा पहले इस बेस पे देख लो, फिर उन्होंने कहा नहीं यार रेट के मुताबिक देखो एनपीवी के साथ रिलेट करके, इस लिहाज से इसलिए दोनों पढ़ने हैं। उसका भी मकसद है, लोग एनपीवी और ज्यादा रिलायबल एनपीवी है, लोग एनपीवी ही को ही देखते हैं। उसकी रीजन भी बताऊंगा कि क्यों रिलायबल है। अभी ये पहले आईआरआर पूरा कर लो, फिर रीजन बताऊंगा कि एनपीवी ज्यादा फायदेमंद क्यों है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का क्लियर हुआ? उस्मान अब बताओ, क्लियर है यहाँ तक? वो मैं बताता हूँ कि ज्यादा फायदेमंद क्यों है, लेकिन ये बताओ ये क्लियर है? सर लूका पैकियोली था बंदा, फ्रेंच, अच्छा, उस वो था इसका फादर। अच्छा क्यों करते हैं, हाँ क्यों करते हैं कि एनपीवी का जो फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ, आप लोग रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ।